किसी भी देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से हमारे लिए गोल्ड, सिल्वर, डायमंड है। यानी वो हमारे लिए एक एसेट का काम करता है, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड। तो किसी कंट्री के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो भी एक एसेट के तरह ही काम करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे तरीके से फॉरेन एक्सचेंज को समझेंगे। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि फॉरेन एक्सचेंज के बारे में ये जो जानकारी है वो सभी के साथ शेयर हो सके। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को, जो कि है फॉरेन एक्सचेंज। तो कोई भी कंट्री अगर आपके साथ बिजनेस करना चाहती है तो उसके लिए हम लोग को मालूम है कि अलग अलग देशों में जो करेंसी होती है वो अलग अलग करेंसी चलती है। हम लोग कुछ कंट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए हम लोग दो देश का एग्जांपल लेते हैं। एक हमारा कंट्री है, हमारा प्यारा भारत, इंडिया, और एक दूसरी कंट्री है जो कि है अमेरिका मान लेते हैं। हम लोग जानते हैं इंडिया की करेंसी है रुपीज और अमेरिका की करेंसी है डॉलर। अब यहाँ पे जो भी काम होगा, चाहे वो ट्रेड हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी काम हो रहा है, अर्निंग हो, एक्सपेंस हो, जो भी होगा वो हर चीज़ आपका किस करेंसी के फॉर्म में होगा? ये हर चीज़ रुपीज़ के फॉर्म में होगा। और वही अगर हम लोग यूएसए का बात करें तो ये सारी चीज़ें किस फॉर्म में होंगी? डॉलर के फॉर्म में होंगी। तो अब अगर हम लोग मानते हैं कि अमेरिका से कोई कंपनी है, अमेरिका की कोई कंपनी है ए, मान के चलिए कि कोई ए कंपनी है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है। इन्वेस्ट किस तरीके से कर सकती है? तो मान के चलिए यहाँ पे रोड बना सकती है, एनएच बना सकती है, यहाँ पे जैसे बुलेट ट्रेन बनता है तो बुलेट ट्रेन मान के चलिए बना रही है, या फिर यहाँ पे पोर्ट बना रही है। इस तरीके से और भी बहुत सारे काम हैं जिस तरीके से जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो मान के चलिए कि यूएसए कोई कंपनी है, इसको यहाँ पे एनएच बनाना है, नेशनल हाईवे बनाना है। तो वो यहाँ के गवर्नमेंट के पास आई और उससे परमिशन मांगी कि हमको आप परमिशन दीजिए, आपके कंट्री में हम एनएच बनाएंगे। और एनएच बना करके बाद में वहाँ से टैक्स वगैरह लेती है जिससे कि उसकी कमाई होती है। तो भारत सरकार ने उसे परमिशन दे दिया कि ठीक है, आप हमारे यहाँ एनएच बनाइए, टैक्स लीजिए, और फिर जब आपका कमाई पूरा हो जाए तो फिर आप यहाँ से चले जाइएगा। तो अब अमेरिका की कंपनी, मान के चलिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मान लेते हैं कि दिल्ली टू लखनऊ, सपोज दैट दिल्ली से लेके लखनऊ की एक एनएच बनाती है। अब उसको बनाने के लिए जो अमेरिका की कंपनी है उसके पास जो खुद का जो पैसा है वो किस फॉर्म में होगा? क्योंकि वो तो अमेरिका से आई है तो उसके पास किस फॉर्म में होगा? डॉलर के फॉर्म में होगा। अब वो इंडिया में आकर के ये रोड बनाना चाहती है, तो जब इंडिया में आएगी, रोड बनाएगी, तो यहाँ उसको प्रोडक्ट खरीदना होगा, सारा रॉ मटेरियल्स जो भी यूज होता है रोड कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद उसको यहाँ लेबर चाहिए होगा। ये दो मेन चीज है जहाँ पे उसको खर्च करना पड़ेगा अपने डॉलर को। अब इंडिया में तो डॉलर चलता नहीं है, इंडिया में डॉलर चलेगा नहीं। इंडिया में डॉलर दीजिएगा लेबर को तो बोलेगा पता नहीं क्या दे रहा है, नकली नोट दे दिया है, फेंक देगा आपका। तो इंडिया में आपको क्या करना होगा? आपको रुपीज में ये सारा काम करना होगा। तो कंपनीज क्या करती हैं कि आती हैं भारत में, हर कंट्री में एक्सचेंज खुले होते हैं, जाती है, वो वहां क्या करती है कि डॉलर देती है, अपना डॉलर देगी और उसके बदले में उस कंपनी को क्या मिलता है? रुपीज मिल जाएगा। उस कंपनी को क्या मिलेगा? रुपीज मिलेगा। अब डॉलर आ गया किसके पास? इंडिया के पास। और रुपीज गया कहाँ पे? यूएसए के पास। तो ये हो गया क्या? एक्सचेंज ऑफ करेंसीज, करेंसी एक्सचेंज हो गया। अब इस रुपीज को ये खर्च करेगी प्रोडक्ट खरीदने में, लेबर को देने में, बाद में जो टैक्स ये कलेक्ट करती है। रोड बन गया, मान के चलिए 1 साल 2 साल का समय लगा, रोड बन गया, अब उसे टैक्स कलेक्ट करना है। तो टैक्स का भी जो कलेक्शन होगा वो किस फॉर्म में होगा? वो रुपीज के फॉर्म में ही होगा, क्योंकि डॉलर तो यहाँ कोई देगा नहीं।
तो रुपीस के फॉर्म में वो सारा टैक्स कलेक्ट करती है, जिससे कि उसको अर्निंग होती है। अब वो उस अर्निंग का क्या करेगी, जो पैसा उसने कमाया, जितना भी पैसा उसने कमाया, अब देखिए यहाँ पे जो भी उसका रुपीज इन्वेस्ट हुआ था उससे ज़्यादा ही अर्निंग हुई होगी, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के लिए ही होता है, तो ज़्यादा अर्निंग हुई होगी। तो जितना उसको मिला था उससे ज़्यादा क्या हो गया, ये बढ़ गया, उसका वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। यानी इंडियन रुपीस की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। किससे कंपैरिजन में, डॉलर के कंपैरिजन में। इस तरीके से पैसे का वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ता है। और एक्सचेंज भी इस तरीके से काम करता है। अब ये जो है कंपनी अपने यहाँ जाएगी, अपने एक्सचेंज में जाकर के ये जो भी रुपया इसने कमाया है वो देगी, उसके बदले में यूएसए उसको क्या दे देगा, डॉलर दे देगा। अब यूएसए के पास जो है रुपीज आ गया और इंडिया के पास क्या था, डॉलर था। तो अब डॉलर और रुपीज एक्सचेंज हो गया। अब इस तरीके से जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका से इंडिया में आएगा, उतना ज्यादा डॉलर यहाँ कलेक्ट होता जाएगा, इकट्ठा होते चला जाएगा, और उतना ही ज्यादा रुपीज यहाँ इकट्ठा होते चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ डॉलर का अमाउंट बढ़ जाएगा। अब इस डॉलर का अमाउंट बढ़ने से क्या होता है, डॉलर का अमाउंट बढ़ गया, अब क्या, तो देखिए जैसे हम लोग गोल्ड खरीदते हैं, मान के चलिए हमारे पास 50,000 रुपया था, हम लोगों ने गोल्ड खरीद लिया। अब उस गोल्ड को हम लोग क्या करते हैं, बचा के रखते हैं, 2 साल 5 साल 10 साल तक सेव रखते हैं। अब उस 50,000 के गोल्ड की वैल्यू कुछ दिन में हो गई 1 लाख रुपए, 10 साल में मान के चलिए। तो आपने उसे बचा के रखा तो उसका वैल्यू बढ़ गया। जब उसका वैल्यू बढ़ता है तो आप उसको बेचते हैं। जमीन भी ऐसे हम लोग खरीदते हैं, बहुत तरीके का इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में पॉपुलर है। तो हम लोग जब वैल्यू बढ़ जाती है तब उसको बेच देते हैं, जिससे हम लोगों को जमा किया था आपने 50,000, मिलेगा अब आपको 1 लाख। यहाँ भी वही चीज होता है कि डॉलर इंडिया इकट्ठा करते चला गया, इकट्ठा करते चला गया। जब इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का वैल्यू बढ़ा, मान के चलिए कि अभी था डॉलर का वैल्यू 80 रुपए, 80 जो है एक डॉलर का वैल्यू 80 रुपए है। मान के चलिए कि आने वाला टाइम में इसका वैल्यू जो है 90 रुपए हो गया, 1 डॉलर का वैल्यू। तो इंडिया क्या करेगा, अपना डॉलर क्या कर देगा, बेच देगा। उससे क्या होगा कि इंडिया का जो रुपीज है, क्योंकि जब बेचेगा तो फिर से एक्सचेंज होगा, और एक्सचेंज होगा तो इंडिया के रुपीज की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये मुसीबत में ही काम आता है किसी देश के लिए। जो फॉरेन एक्सचेंज का जो स्टोर होता है, ये एक तरीके से खजाना है हर देश का, जो कि वो बचा के रखती है। और ऐसा किसी एक देश के साथ ये नहीं करती है, अलग अलग देश हैं दुनिया में, हर देश का करेंसी का एक्सचेंज यहाँ होता है। सब देशों ने एक दूसरे को एक्सचेंज दे रखा है और सब एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। जब वैल्यू बढ़ती है और अगर जिसको जरूरत होता है तो वो क्या करते हैं, उसको बेच करके अपने देश में जो भी कमी आई है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो उसे स्टोर कर करके बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि ये चीज कभी खत्म होने वाला नहीं है। अब इसका फायदा क्या होता है, तो एक तो कि आपका जो है कभी भी आप मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि दिवालिया नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज जितना ज्यादा होगा, आपका जो है पूरी दुनिया में आपकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। हर कंट्री को पता है कि नहीं, उस देश के पास जो हमारा करेंसी मौजूद है, इतना सारा पैसा मौजूद है, तो वो जो है कभी आपके बारे में बुरा नहीं सोचेगी। तो इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज काम करता है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।